हेलो बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि किस तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर के गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी। और उन 11 सूत्रीय मांगों में जो कुछ प्रमुख मांगे थी वो थी, पहला था नमक कानून को समाप्त किया जाए, क्योंकि अब स्टार्टिंग गांधी जी ने नमक से क्यों किया, उसके पीछे वजह था क्योंकि नमक का इस्तेमाल देश के हर गरीब अमीर सभी लोग कर रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले नमक कानून पर ही चर्चा किया। और दूसरा था किसानों के ऊपर जो टैक्सेज लगाए गए थे, आर्थिक मंदी के कारण वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, उस टैक्स को माफ़ किया जाए। लेकिन गांधी तो इस तरह से कुछ प्रमुख मांगे थी गांधी जी की वायसराय इरविन से, लेकिन वायसराय इरविन ने गांधी जी के इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। तो जब इरविन ने इनकार कर दिया तो गांधी जी ने तुरंत नमक के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट किया, जो साबरमती से शुरू हुआ और दांडी तक पहुंचा था। और इस आंदोलन में गांधी जी अपने 78 विश्वसनीय वॉलेंटियरों के साथ ये आंदोलन स्टार्ट करते हैं, यानी यात्रा शुरू करते हैं नमक के विरोध में। और 24 दिनों तक लगभग ये 10 मील का सफ़र डेली ये सब तय करते हैं। जहाँ जहाँ ये लोग रुकते हैं, विश्राम करते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ इनकी गांधी जी की बात सुनने के लिए इकट्ठा होती है। और ये सभी लोग गांधी जी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और वहां पर समुद्र का पानी उबाल करके उन्होंने नमक बनाया। तो गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के कानून के खिलाफ ये पहला उल्लंघन था। और यहीं से पूरे देश में अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए कानून थे उसका विरोध शुरू होता है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है। और इसके क्रम में पूरे देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध शुरू हो जाता है, जिसके क्रम में किसान टैक्स देना बंद कर देते हैं। और आपको इसके पहले पढ़ा होगा कि कंपनी ने जंगलों पर कब्जा करने के लिए वन अच्छे अधिनियम लागू किया था। तो जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो थे वो जंगलों में भी आना जाना शुरू कर देते हैं। इन घटनाओं से ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती है और उसके क्रम में लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके जेल में बंद करना शुरू कर देती है। और इसी के क्रम में गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भीड़ और ज़्यादा उग्र हो जाती है और हिंसा पर उतारू हो जाती है। तो जब भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाती है, यानी क्रांतिकारी हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो इससे चिंतित महात्मा गांधी पुनः एक बार आंदोलन को स्थगित करने का विचार करते हैं। लेकिन इसी बीच में वायसराय इरविन और गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। और इस समझौते के तहत इरविन ने गांधी के सामने
ये प्रस्ताव रखा कि यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, तो हम जितने भी गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी हैं उनको आज़ाद कर देंगे। और साथ साथ नेक्स्ट जो आगे की सरकार होगी, नई सरकार जो होगी वो कैसे लाया जाएगा, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। इस बात से गांधी जी सहमत हुए और जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होना था इंग्लैंड में, उसमें जाने के लिए भी तत्पर हो गए। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचते हैं तो उनको वहाँ कोई विशेष जो समझौता हुआ था उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, और जिसके कारण गांधी जी ने दोबारा आंदोलन शुरू किया। लेकिन लगभग 1 साल तक यह आंदोलन चला और 1 साल के बाद में इस आंदोलन की गति धीरे धीरे कम पड़ने लगी, यानी इसकी गति मंद होने लगी। कारण ये था कि इस आंदोलन में देश के सभी वर्ग के लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो गांधी जी ने अपने मन में विचार किया कि आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब आंदोलन में देश के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों का सहयोग मिलेगा। और समाज में इसी तरह का एक वर्ग था दलितों का। दलितों के तरफ लंबे समय से, यानी बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से थोड़ा डर था कि अगर हम इनका सहयोग करेंगे तो ये हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया और उन्होंने अछूतों को ईश्वर की संतान बताया। और उसके पहले के दलित के समाज में जो चल रहा था हमारे देश में दलितों के प्रति, यानी आपको मालूम होगा मंदिरों में सार्वजनिक स्थलों पर उनका प्रवेश वर्जित था, उसको खत्म करने का भी लोगों के बीच में आह्वान किया, यानी अस्पृश्यता के अंत पर उन्होंने विशेष जोर दिया। और इसी के क्रम में अम्बेडकर ने 1930 में एक एसोसिएशन का गठन किया जिसका नाम था दलित वर्ग एसोसिएशन। और इस संगठन के माध्यम से अम्बेडकर दलितों के लिए जो विधान परिषदों का चुनाव होता था उसमें उनके लिए आरक्षित सीट की मांग करने लगे। लेकिन गांधी जी अम्बेडकर के सुझाव से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह से अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में जो एकीकरण, एकता लाने का, राष्ट्र के प्रति यूनिटी लाने का जो उनका ध्येय था वो पूरा होने वाला नहीं है। अंततः अम्बेडकर ने भी गांधी जी का समर्थन किया और सितंबर 1932 को एक सहमति दोनों के बीच में, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुई, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। यह समझौता हुआ और इसमें यह समझौता किया गया कि दलितों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था दिया जाएगा। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए गांधी जी ने समाज के सभी वर्ग के लोगों को संगठित करने का काम शुरू किया और लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने
भी अपना अपना योगदान दिया, और जिनमें आपको टेक्स्ट बुक में एक चित्र मिलेगा और वो है भारत माता का चित्र। आपको एक पुरानी घटना याद होगी जर्मनी की, वहाँ एक चित्र बनाया गया था नेशनलिटी लाने के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम लाने के लिए एक विशेष चित्र बनाया गया था जर्मेनिया का। उसी के क्रम में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत में भी एक चित्र बनाया गया भारत माता का। और साथ साथ बहुत सारे कवियों साहित्यकारों ने भी देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए अपने अपने तरीके से लोगों को संगठित करने का काम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, विभिन्न जो सामाजिक समूह यानी एसोसिएशन या संस्थाएं जो गठित की गई थी, वो लोग स्वेच्छा से एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, यानी एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस आंदोलन में जितने लोग भी पार्टिसिपेट थे, उनकी सबकी अलग अलग इच्छाएं थीं, अपेक्षाएं थीं, और उनकी शिकायतें भी बहुत ज़्यादा थीं। और औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाने के उनके अपने अलग अलग अर्थ भी थे, जिसकी चर्चा आपको पहले हमने बताया था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति भी ऐसी ही क्रांतियों में था, वहाँ भी सबके अपने अपने उद्देश्य थे, लक्ष्य थे। तो कांग्रेस ने आगे चल करके इन मतभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह अलग न होने पाए। और यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था, और कांग्रेस की जो नीतियां थी और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग संगठित होते चले जा रहे थे, इकट्ठा होते जा रहे थे। लोगों के अंदर नेशनलिटी की फीलिंग बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी, और उसी का रिजल्ट आप लोगों को मालूम होगा, कुछ समय बाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। धन्यवाद।